नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती के इस अंक में। मैं हूँ नीलम मलकानिया और मैं मनोज माइंडकर। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। आने वाली 15 तारीख को हम अपने देश की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हर भारतवासी के लिए ये दिन बहुत मायने रखता है। अपनी आजादी के दिन को उल्लास और उत्साह से याद करने के साथ ही इसके उन नायकों के त्याग और बलिदान को भी अपनी स्मृतियों में संजोने और श्रद्धांजलि देने का खास मौका होता है ये। नीलम, इस स्वतंत्रता को पाने का संघर्ष केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक पूरा वैचारिक और साहित्यिक आंदोलन भी था, जिसकी भावभूमि बहुत ही विविध और समृद्ध थी। खासतौर पर अगर हम उस दौर के साहित्य की बात करें तो अलग अलग विचारधाराओं, आंदोलनों ने हमारे साहित्यकारों को प्रेरित किया और फिर उनकी रचनाओं ने जनता को जागरूक बनाया। बिल्कुल मनोज, हमारी स्वाधीनता गाथा में निहित कुछ काव्य कृतियां तो कालजयी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जो कालांतर में हमारा राष्ट्र गीत ही हो गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा जन गण मन यानी हमारा राष्ट्रगान, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी, इन सभी रचनाओं ने देशवासियों में ऊर्जा का संचार किया। जयशंकर प्रसाद ने लिखा अरुण यह मधुमय देश हमारा, तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा ज्योति भूमि जय भारत देश। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने विप्लव गान लिखा तो निराला ने कहा भारती जय विजय करे। कामता प्रसाद गुप्त ने लिखा प्राण क्या है देश के लिए, और इकबाल ने घोषित किया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रेमचंद के उपन्यास रंग भूमि और कर्म भूमि या भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा या जयशंकर प्रसाद कृत नाटक चंद्रगुप्त, इन सब ने भारतीय मानस की चेतना को जागृत किया। इनके साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों की रचनाएं आम जनता की प्रेरणा का स्रोत बनी। शिवमंगल सिंह सुमन, राम नरेश त्रिपाठी, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सिया राम शरण गुप्त जैसे अनगिनत नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। वीर सावरकर की 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो या पंडित नेहरू की भारत एक खोज, तिलक की गीता रहस्य या शरद चंद्र का रचा पथ के दावेदार, ये सब राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। हिंदी के साथ ही बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल और अन्य भाषाओं में माइकल मधुसूदन दत्त, नर्मद, सुब्रमण्य भारती जैसे कवियों और साहित्यकारों ने भारतीय जनमानस को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी जनता को जागरूक करने और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण साधन बनी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया और हरिजन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा और अन्य पत्रिकाओं ने आजादी की लड़ाई को एक जागरूक बौद्धिक आधार दिया। इसके साथ साथ लोकगीत और लोक कथाएं भी राष्ट्रीय भावना को जागृत और विकसित करने का माध्यम बनी। स्थानीय भाषा में गाए गए गीत और कथाएं आम जनता तक स्वतंत्रता के संदेश को पहुंचाने में प्रभावी रहीं। भारत के स्वाधीनता संघर्ष की वैचारिक साहित्यिक पृष्ठभूमि न केवल उस समय के संघर्ष की साक्षी है, बल्कि हमारे आज के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश को भी आकार दे रही है, रास्ता दिखा रही है और दिखाती रहेगी। नीलम, अभी हमने बात की कि साहित्य ने हमारे मुल्क की आजादी में
कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कड़ी में आज सुनने वालों को अजीम शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की नज्मों में शाया और नुमाया राष्ट्र प्रेम की एक झलक की अनुभूति कराते हैं। तो आइए सुनते हैं वतन का राग। ये माह हमारे मुल्क की आज़ादी की सालगिरह का माह है। अपने मुल्क से मोहब्बत और कलम के जोर के मेल का एक बेहद संजीदा रंग दिखता है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की शायरी और नज़मों में। मूलतः एक प्रभावशाली कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले चकबस्त का जन्म सरजमीने अवध के फैजाबाद शहर में सन 1882 में हुआ। अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपने लेखन के अद्वितीय सफर का आगाज चकबस्त ने नज्म लिखकर किया। शायरी के साथ साथ नस्र में भी चकबस्त की जबरदस्त पैठ रही। लखनवी नफासत और कश्मीरी संस्कृति के मेल से निखरी चकबस्त की प्रज्ञा और प्रतिभा से उपजी शायरी ने तत्कालीन अदीबों को विस्मित कर दिया था। प्रोफेसर वसीम बरेलवी बताते हैं, देखिए, ब्रजनारायण चकबस्त जी हमारी उर्दू अदब की एक अहम शख्सियत थे और वो अपनी शायरी के जरिए अपनी जो पहचान बना सके, उसमें जो देशभक्ति का जज्बा पाया जाता है उनके यहाँ नज़्मों के अंदर, और जिस तरीके से इंसान दोस्ती का पैगाम उनकी शायरी से मिलता है, वो अपनी मिसाल आप ही है। चकबस्त का अंदाज और रहन सहन खासा लखनवी था। अत्यंत विनम्र और सज्जनता के पर्याय चकबस्त सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। 1857 के बाद जब लगभग पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ रही थी, उतार चढ़ावों के उस दौर में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई में धीरे धीरे एक बर्बर विदेशी हुकूमत से लड़ते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश में था, पंडित चकबस्त की नज़मों में भी देशभक्ति का जज्बा अपनी पूरी ताकत से नुमाया होता है। संस्कृति कर्मी, प्रसारण कर्मी दानिश इकबाल कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का एक दौर ऐसा भी था जब पहली आलमी जंग के यानी विश्व युद्ध के शोले दुनिया में लगे थे फैलने और हिंदुस्तानी अवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना चाहते थे। तो उसी जमाने में उर्दू के नामवर शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने कौम को आगाह करने के लिए हिंदू मुसलमानों को यूं मुखातिब किया था। वो कहते हैं, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मझधार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार, तो जेरे मौजे फना होगा आबरू का मजार, मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहां में भीष्म और अर्जुन का नाम डूबेगा। तो इसी तरह से पंडित चकबस्त ने मुस्लिम नौजवानों के खून को गरमाते हुए कहा था कि दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ारे कौम गया कौम के निगहबानों, सुतून मुल्क के हो कद्रे कौमियत जानो, जफा वतन पे है फर्जे वफा को पहचानो। ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता, ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। ये थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। ब्रजनारायण चकबस्त के नस्र, शायरी और उनकी नज़मों में जो कौमी यकजहती है, जो प्रेम है, भाईचारा है, मुल्क की तरक्की की बात है, उससे आज के अदीब भी मुतासिर हैं। रक्षंदा जलील कहती हैं, ब्रजनारायण चकबस्त की जो खासियत मुझे समझ में आती है वो ये कि एक बहुत कम उम्र में ही डाइड एट द एज ऑफ 44, 1926 में उनका देहांत हो जाता। तो इस कम उम्र में भी उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो हम आज भी याद करते हैं। और उर्दू जबान तो जैसे उनकी घुट्टी में मिली हुई थी। इनके वालिद साहब डिप्टी कलेक्टर थे, ये खुद जो थे ये एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे,
एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलोनियल मॉडर्निटी इनके पास थी, इनको हासिल थी ये चीजें, और लेकिन उसके साथ साथ जो अवध के कस्बों की एक खासियत होती है, यानी अवध में जो एक खास किस्म की उर्दू रची बसी है जो बड़ी नेचुरल, बड़ी ऑर्गेनिक, उसमें कोई मजहब का कोई फर्क नहीं है। चकबस्त के लिटरेरी करियर से हम एक चीज देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल अरीना में जो कुछ भी हो रहा है मुल्क, उस पे गांधी की फर्स्ट सिविल नाफरमानी का मूवमेंट, उससे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको जंग अजीम कहा जाता था, फिर जो राउलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग, ये सब चीजों पे शायर एक बड़ी पैनी नजर रख रहा है। नज़्म एक ऐसी चीज है जो गजल से एक लिहाज से इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि वो इमीडिएट कंसर्न पे, टॉपिकल कंसर्न पे भी बात करती है। एक चीज जो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है वो उनकी बहुत ही लिरिकल, बहुत ही मूविंग वतन का राग। वतन परस्त शहीदों की खाक लाएंगे, हम अपनी आंख का सुरमा उसे बनाएंगे, गरीब माँ के लिए दर्द दुख उठाएंगे, यही पयाम वफा कौम को सुनाएंगे, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम ओम रूल के बदले। प्रखर मेधा के धनी चकबस्त ने हिंदुस्तान की अजमत के कई गीत गाए, कई नज़में लिखी, अपने मुल्क के अजीम नेताओं के मरसिये लिखे। मसलन हुब्ब कौमी, वतन का राग, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, खाक हिंद, मरसिया गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के गुजर जाने पर मरसिया बाल गंगाधर तिलक में चकबस्त ने कहा, पत्तियां झुक गई, मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थम कर, सर्द शादाब हवा रुक गई कोहसारों की, रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की, दिल रकीबों के लरजते थे ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदाए रस्म जफा चैन से अब सोएंगे। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां शहीद सरदार भगत सिंह के भी दिल के बहुत करीब थीं। भगत सिंह ने अपने भाई को लिखे अपने आखिरी खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। पंडित ब्रजनारायण चकबस्त फरवरी 1926 में इस फानी दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन उनका कलम हमारे साथ हमेशा कलाम करता रहेगा। ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियां, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, वो बागों में कोयल, वो जंगल के मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, ये हिंदोस्तां है हमारा वतन। वतन का राग प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश, सहयोग आकाशवाणी लखनऊ। मनोज, पत्रिका की शुरुआत में हमने आंचलिक और लोक भाषाओं की बात की थी। मैथिली साहित्य भारत की प्राचीनतम साहित्यिक परंपराओं में से एक है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। नीलम, विद्यापति की रचनाओं में स्त्री पात्रों का चित्रण एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि इस दौर में स्त्री रचनाकारों की संख्या सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही मगर निश्चित रूप से वो अपने लेखन के माध्यम से समाज में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रही। वर्तमान समय में देखें तो कई नई स्त्री रचनाकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है दीपा मिश्रा का। मिथिलांचल के सरिसब पाही गांव से ताल्लुक रखने वाली दीपा अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहती हैं। मिलते हैं उनसे
और समझने की कोशिश करते हैं कि मैथिली साहित्य में स्त्री रचनाकारों की क्या भूमिका रही है। दीपा जी, जो मैथिली साहित्य अभी का है उसमें जो श्री रचनाकार है उनको क्या भूमि मिली पहले के रचनाकारों से, जिन पर उन्होंने आगे काम करना शुरू किया? मैथिली साहित्य का इतिहास जो है वो अत्यधिक समृद्ध रहा है। ज्योतिरीश्वर से इसकी परंपरा 13वीं शती से शुरू हो जाती है और उसके बाद विद्यापति, उमापति, कई रचनाकारों ने इसमें लगातार अभिवृद्धि ही की है। किंतु जैसे ही हम मैथिली साहित्य में स्त्री लेखन की बात करते हैं या तलाश करने लगते हैं, तो हमें स्वतंत्रता पूर्व तक कहीं कुछ भी ठोस लिखित नहीं मिलता है। जबकि मैथिल लोक संस्कृति की जो संवाहक थी वे स्त्रियां ही थीं। गीत, नाद, किस्सा, ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मात्र मौखिक रूप में ही हस्तांतरित होती गई। मैं समझती हूँ इसका मूल कारण रहा होगा कि मिथिला में स्त्री शिक्षा का अभाव था। मैथिल स्त्रियों में ऐसा नहीं है कि वैदुष्य नहीं था, वह परंपरा हम भामती के समय से ही देखते हैं कि स्त्रियां पिता, पति, इन सब की शिक्षा से स्वयं ही सीखती थी। लेकिन चूंकि वे शिक्षित नहीं थी, लिपि नहीं थे, शब्द नहीं थे, तो भाव विचार होते हुए भी कहीं भी कुछ लिखित रूप में नहीं है। यह हम पाते हैं स्वतंत्रता के बाद, लगभग 1950 ईस्वी के बाद, जबकि धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हुआ है, शिक्षा पाने लगी, उनके पास शब्द आ गए हैं, कलम आया, तो उन्होंने शुरू में भजन, गीत, यह सब लिखना शुरू किया है। अब जैसे जैसे साक्षर होती गई, उन्होंने अपने आलेख सुरक्षित रखने शुरू किए हैं। समय के संग जो हम कहेंगे, आपने कहा सृजनात्मक रचनाओं में, उसमें भी वे योगदान देने लगी। हमारी जो पूर्ववर्ती रचनाकार थे, उन्होंने जो अपना लेखन शुरू किया है उसमें मैथिली की कुछ पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा। जैसे मिथिला मिहिर में उन्होंने रचनाएं भेजनी शुरू की। अब जब उनकी रचनाएं छपने लगी तो उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हुई होगी। तो हमारे पूर्ववर्ती जो रचनाकार स्त्रियां थी, उन्होंने हमारे लिए एक पथ का निर्माण किया है। हाँ, इन लोगों को भी छद्म नाम से लिखना पड़ता था। जैसे लिली रे जो थी, वे कल्पना शरण के नाम से लिखती थी। अच्छा। स्त्री रचनाकारों के लिए सबसे बड़ा मतलब बड़ी जो कहेंगे समस्या यह थी कि लेखन दुखदाई था, कि लोग वो जो लिखती थी उन्हें उनके जीवन में तलाशने लगते थे, तो उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। और इनमें जैसे शेफालिका वर्मा आई, उषा किरण खान, लिली रे, इन सब से हम परिचित होते हैं। इला रानी सिंह, जो कि जैसे आजकल हमने नव कविता का जो स्वर है, विरोध का स्वर, वह इला रानी सिंह से हमें मिलता है। यह है कि उस समय के रचनाकारों ने जो कदम उठाया, आज हम निर्भीक होकर उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दीपा जी, जैसे अभी आपकी ही एक रचना का जिक्र करें, यौनिक आत्मबोध, तो आपको क्या लगता है कि मैथिली साहित्य में अब ये आपके पास इतने उपकरण आ गए हैं कि आप इस तरह की बातों को कह रही हैं और उसको सुना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा समाज है वह पितृसत्तात्मक है, और उस समय की परिस्थिति तो सभी भाषाओं में एक तरह से स्वाभाविक ही थी, क्योंकि विश्व की किसी भी भाषा में स्त्रियां संघर्ष कर ही लिख सकी हैं। अभी मैं लिख रही हूँ, आपने कहा है कि हाँ, वस्तुतः मेरी किताब आई है, लेकिन उस किताब से आने से पहले उसके शीर्षक को लेकर काफी कुछ कहा गया है, ऐसा नहीं है। तो मैथिली कैसे इससे अछूता रहेगा? स्त्रियां जो लिखती हैं वे धर्म, कर्म, परिवार, परंपरा, इन सब से लिप्त होकर के स्वतंत्र रूप से उनके लिए लिखना अभी भी उतना संभव नहीं हुआ है कि जितना हम समझ पा रहे हैं। यह भी है कि अब सहयोग पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक मिलने लगा है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जैसे कोई मंच होता था तो 50 पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती थी, दिखती होगी। लेकिन अब समय बदल गया है। जो मेरे समवर्ती जो रचनाकार हैं, सभी विधाओं में लिख रही हैं, सभी विषयों में लिख रही हैं, और यह सुखद है। हमारी जो आज की रचनाएं हैं वे भविष्य तय करती हैं। साहित्य जो है वो समाज को एक दिशा प्रदान करने के लिए होता है, तो हमें बहुत सोच समझकर
कलम उठाना चाहिए। हमारे लिए हमारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो हमने किताब लिखी है, जो हमने रचा है, वह एक दस्तावेज है। शतपत्री में मैंने लिखा है, दर्शन मुख्य हो जाती हैं। जैसे कविता का शीर्षक है, बकुलक गाछतर, उज्जर उज्जर फूल झड़ी रहल। हम अपन नुआक आँचर में एक एकटा फूल बिछि राखि रहल छी। हम जतेक समटैत छी, ओतबी फेरो फूलक पथार लागि जाइए। हम ऊपर गाछ दिस तकैत छी, बुझायल एकटा उन्मत्त कियो गाछक ठाढ़ि पर बैसी ओकरा जोर सँ झमारि रहल। हमरा देखते ही ओ पातक बीच नुका गेल। ध्यान सँ देखलहुँ तऽ कोनो मनुख नहि छल। तखन की देव वा कोनो? सुनैत रही खिस्सा जे यक्ष सब एहिना गाछ पर बैसल मनुष्यक इच्छा पूर्ति करैत छथि। ताबत पूर्वाक झोंक सँ पात हिलऽ लगैए। हम ओकर चमकैत दुनू आँखि में देखबाक चेष्टा करैत छी। ई की समुद्रक अथाह ज्वार देखा रहल। लहरक उत्ताल तरंग हमरा अपना दिस बजा रहल। एकटा नव बाट हमरा आगाँ स्वतः बनैत जा रहल। हम आँचर में भरल बकुलक फूल केँ छिटने जा रहल छी। बाट के मोने मोन प्रणाम करैत छी, संगहि आग्रह जे एकरा सम्हारि के अहिना रह देब, जाहि सँ घुरबाक बाट हम नहीं भुतियाई। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, द रोड नॉट टेकन, आपने सुनी पढ़ी होगी, कि उसमें दो मार्ग हैं। तो उसी तरह समझिए कि इस स्त्री के पास भी दो मार्ग हैं। एक तो यह है कि वह अपने आंचल में जो बकुल है उसको भर के रखे। आंचल में बकुल का तात्पर्य है जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे खोइचे में हमारी माँ दादियों ने भरा है, उसे हम संभाल के रखें। लेकिन वह उस यक्ष की आंखों में देखती है तो उसे अनंत समुद्र दिखाई देता है, एक नया मार्ग बनता चला जाता है। अब चूंकि वह स्त्री अपनी परंपराओं से भी जुड़ी है, अपने संस्कारों से भी बंधी है, अब उसकी चलने की भी इच्छा हो रही है। वो चलना चुनती है और उसने अपने आंचल में जो बकुल के फूल भरे थे, उसके एक एक फूल को अपने रास्ते पर ही वह बनाते हुए, छींटते हुए जा रही है, इससे कि वापस आते समय वह रास्ता ना भूले। वह यह भी जानती है कि उसे वापस इसी जगह आना है, लेकिन हाँ, जो नया मार्ग मुझे सामने में दिख रहा है, जो वो यक्ष मुझे दिखा रहा है, मुझे उस तरफ भी बढ़ना है। बहुत धन्यवाद दीपा जी हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। अभी आपने मैथिली साहित्यकार दीपा मिश्रा को सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। मिथिला से आइए अब रुख करते हैं कर्नाटक का, और आवाजों के खजाने से हासिल एक नायाब रचना से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रख्यात कन्नड़ लेखक विनायक कृष्ण गोकक की अमर कृति भारत सिंधु रश्मि। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र की महिमा, इसकी अस्मिता के सार को शब्दबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। इस भूमि की विराटता, इसकी विविधता को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कन्नड़ा महाकाव्य भारत सिंधु रश्मि ने। इसके रचयिता सुविख्यात साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकक को 1990 में ज्ञानपीठ से नवाजा गया। भारत सिंधु रश्मि महाकाव्य विनायक कृष्ण गोकक जी का सर्वोत्कृष्ट रचना वो मानते हैं। इसमें भारत की पूर्व ऐतिहासिक कार्य का वर्णन करते हुए मुनि विश्वामित्र के राज ऋषि से द्रव्य ऋषि में आधुनिक रूपांतरण की कथा है, जो प्रतीक के स्तर पर मनुष्य की नीति की एक रहस्यवादी दृष्टि है। इसमें जीवन के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो इस अवधारणा पर बल देता है कि मनुष्य में दिव्यता है और उसकी भूमिका पृथ्वी पर ईश्वर की एक सक्रिय दूत की है। साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर गोकक जी की पहली पसंद कविता रही। कन्नड़ में उनके अप्रतिम योगदान मुक्ति चंद के प्रवर्तक का है, जिसने उन्होंने कन्नड़ कविता को छंद के दृढ़ बंधन से मुक्ति दिलाई। उनके काव्य रचनाओं के बारे में
बता रहे हैं डॉक्टर आशा देवी, प्रोफेसर, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। श्री वीके गोकाक सिर्फ कन्नड़ का ही नहीं, पूरे भारत का एक मेजर बरहगार है। भारत सिंधु रश्मि गोकाक जी का दार्शनिक काव्य माना जाता है, मगर मैं इसको राष्ट्रीयवादी महाकाव्य के अभिधान से जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस महाकाव्य ने स्वतंत्रोत्तर भारत का सवालों की सामना करता है। उसका आशय है भारत अखंड ही रहना चाहिए, भारत का समृद्ध और सर्वधर्म परंपरा जो है उसका रक्षा करने का और जारी रखने का जिम्मेदारी इस काव्य का केंद्र रह चुका है। विनायक कृष्ण गोकाक की सर्वोत्कृष्ट रचना और उनके महाकाव्य भारत सिंधु रश्मि उनके 1972 से 1978 तक की निरंतर साहित्य साधना का प्रतिफल है। आइए जानते हैं कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी में प्राध्यापक रहे डॉक्टर विक्रम विसा जी से उनकी इन महाकाव्य रचना के बारे में। वीक्रू गोकाक जी कन्नड़ के साहित्य में अपने रचनाओं के साथ बहुत ही प्रभावशाली रचना उन्होंने की है। उनका साहित्य का जो दायरा था वो काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य साहित्यों के सिद्धांत, आधुनिक छंदस, कला सिद्धांत, दर्शन शास्त्र और आधुनिक साहित्य। उनका जो भारत सिंधु रश्मि है वो कन्नड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने 35,000 लाइन्स में उन्होंने उस महाकाव्य की रचना की है। वो महाकाव्य में उनका जो सेंट्रल थीम है वो विश्वामित्र के जीवन के ऊपर आधारित है। कन्नड़ में भारत सिंधु रश्मि को अपना ही एक विशेष स्थान है। उस महाकाव्य में उन्होंने भारतीय अनुभाव की चेतना और आर्य और द्राविड चेतना उन सब को एकत्रित करके जीवन का शोध करने का प्रयास किया है। वीक्रू गोकाक जी का एक जो नजर था, उनका एक समझने का अंदाज था, वो पूरा भारतीय दर्शनों से था, कन्नड़ के जो लोकल वैल्यूज थे उससे जरिए था, और उन्होंने पाश्चात्य साहित्य के जो महान लेखक थे जैसे कि मिल्टन थे, होमर थे, डांटे थे, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने का, उस जो सीख है उसको अपने महाकाव्य में लाने का भरपूर प्रयास किए हैं। इसलिए भारतीय चेतना, जागतिक चेतना और कन्नड़ चेतना, ये तीनों का एक बहुत ही अनोखा सम्मिलन हमको भारत सिंधु रश्मि में देखने को मिलता है। इसलिए भाषा के दौर से, वस्तु के दौर से और उसके आनुभाविक चेतना के दौर से आप किसी दृष्टिकोण से भी देखिए, वीक्रू गोकाक जी का जो रचना है उसको अपना ही एक अनोखा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारतीय साहित्य में है। भारत सिंधु रश्मि, संकल्पना R.K. गोविंदराजन, आलेख और वाचन स्वर S.S. चोलिन। R.K. गोविंदराजन की ये प्रस्तुति हमें आकाशवाणी CBS बेंगलुरु से प्राप्त हुई। 1 और 2 अगस्त को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अंग्रेजी लेखक निसिम इज़ेकिएल की जन्मशती के उपलक्ष्य में रवींद्र भवन दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन मुंबई विश्वविद्यालय की नीलोफर भरूचा ने उद्घाटन वक्तव्य में निसिम इज़ेकिएल की कविताओं में शहरी जीवन, प्रेम और भारतीय संस्कृति की जीवंत उपस्थिति को रेखांकित किया, जबकि दूसरे दिन निसिम इज़ेकिएल की रचनाओं के पाठ और अध्यापन के पहलुओं पर चर्चा हुई। अगस्त का ये महीना हमें विशेष रूप से याद दिलाता है भगवती चरण वर्मा, फिराक गोरखपुरी, भीष्म साहनी जैसे कलम के धनी नामों की। इनकी स्मृति को नमन। तो ये था इस माह का साहित्यिक सफर। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मनोज और नीलम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।